आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज हम सब के बीच में स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य और भारत की सबसे बड़ी पंचायत उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य श्रीमान श्री रामचंद्र जांगड़ा जी हम सब के मध्य में पहुंचे हैं। आदरणीय बाबू जी, ये फतेहाबाद की प्रखंड प्रेस है। फतेहाबाद आज विशेष तौर पर अगर फतेहाबाद में बात करें तो हमारे आसपास के सभी जिलों में, चाहे सिरसा, हिसार, जौनापुर, रोहतक के पत्रकारों से भी ज़्यादा जागरूक पत्रकार हमारे फतेहाबाद के अंदर यहाँ हैं। तो आप सब आपसे मुखातिब है, तो आप सीधी बातचीत करेंगे, ज़्यादा बीच में समय ना लेते हुए। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आगामी 17 सितंबर को प्रदेश स्तर के ऊपर हरियाणा सरकार की तरफ से भगवान विश्वकर्मा जयंती रोहतक के अंदर मनाई जा रही है। उसी दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत उसी दिन से की जाती है। हमारे सभी कार्यकर्ता एक सप्ताह तक ब्लड डोनेशन के रूप में, स्वच्छता अभियान के रूप में, अन्य सभी जो जीवनोपयोगी कार्यक्रम होते हैं जनता के लिए, उनके रूप में एक सेवा सप्ताह भी मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं भगवान विश्वकर्मा जयंती के ऊपर रोहतक में होने वाले मैं इसको विश्वकर्मा महाकुंभ बोलता हूँ, उसमें निमंत्रण देने के लिए फतेहाबाद के हमारे सभी बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को यहाँ पर आया हूँ। तो आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारी चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे और हरियाणा की ओर भी काफ़ी मंत्री उसके अंदर शामिल होंगे। भगवान विश्वकर्मा किसी जाति विशेष के नहीं, पूरी दुनिया के शिल्पकारों के आराध्य देव हैं और दुनिया में चाहे जल, थल और नभ पर जितनी भी स्थापित कलाएं हैं, जितनी भी स्थापित टेक्नोलॉजी है, उनकी देन भगवान विश्वकर्मा की ही है। और उन्हीं ने इन सब का, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर जितने भी हमारे शिल्पकर्म हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर होना हो गया, नभ के ऊपर जैसे हमारे एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल हैं, उपग्रह हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, और चाहे वो जल के ऊपर हमारे जलयान हैं, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जल, थल और नभ की भगवान विश्वकर्मा की देन है। तो क्योंकि हरियाणा सरकार हर वर्ग की और हर वर्ग के आराध्य देव की जयंतियाँ मनाती रही है। 2014 के बाद से हरियाणा सरकार ने एक ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। सरसा में हमारी महात्मा कबीर जयंती मनाई गई, पिछले दिनों भगत धन्नामल जयंती भी मनाई गई, इसी बीच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी मनाई गई, भगवान वाल्मीकि जयंती भी मनाई गई, रविदास जयंती भी मनाई गई। और उसी क्रम में पहली बार मेरी समझ में नायब सिंह सरकार के अंदर भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए, आज मेरा लंबा टूर है, मेरा आगे रानिया में प्रोग्राम है, उसके बाद सरसा में एक 2 और प्रोग्राम है, और जाते जाते मेरा प्रोग्राम है बरवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पर शुरुआत में मैं कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए। टाइम रहेगा? टाइम सुबह 10 बजे का रहेगा और रोहतक की नई अनाज मंडी जो पुराने शुगर मिल रोड के ऊपर है, बाईपास पर, उसमें यह कार्यक्रम होगा। तो राष्ट्रपति जी का भी जल्द चयन किया जाना, तो कैसे देखते हैं? देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं और वो ऐसे प्रदेश में, तमिलनाडु जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर कार्यकर्ता रहे हैं, जहां पर आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़मीन के ऊपर काम करते हुए जिस तरह से दीनदयाल उपाध्याय जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के राष्ट्रवादी चिंतन को वहाँ पर प्रचार और प्रसार किया, उसके बाद काफ़ी पदों को भी सुशोभित किया और इस समय वो महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में आज काम कर रहे हैं। एक अनुभवी नेता को, श्री सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने। तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छे उपराष्ट्रपति सिद्ध होंगे। धनखड़ जी की तबीयत कैसी है जी?
नशाद बताई गई थी। देखिए, जैसा जी कल माननीय अमित शाह जी से भी पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था, उनका भी यही उत्तर था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था और वो अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और इतने बड़े डिग्निटरीज रहे हैं, इतने बड़ी एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, तो उनके बारे में कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना एक अच्छी बात नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद जैसे ही वो ठीक ठाक होंगे तो जनता के सामने आके अपनी सारी स्थिति उनको सामने आ जाएगी। कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बना दी है, अब उनकी क्लासें लग रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है। सुना राहुल गांधी भी क्लास लेंगे उनकी। देखिए, जैसे जिस दिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो हमारी पार्टी में तो कभी एक व्यक्ति विशेष के प्रति उसकी गुटबाजी का कोई चर्चा होती नहीं है, लेकिन जिस दिन कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो आप सभी को पता ही है कि अखबारों के अंदर खबर थी कि हुड्डा गुट इसमें बाजी मार गया, कुछ बाजी शैलजा गुट ने मार ली, एक एक प्रतिनिधि रणदीप के और दूसरे लोगों के हिस्से में भी आ गया। तो ये व्यक्ति विशेष के प्रति उनकी एक वफादारी कहूँगा मैं, कोई कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं कहूँगा इनको। कोई हुड्डा का अध्यक्ष है तो कोई शैलजा का अध्यक्ष है तो कोई रणदीप सुरजेवाला का अध्यक्ष है, कोई किसी गुट का अध्यक्ष है। तो कांग्रेस के से मैं समझता हूँ ऐसा कोई सामान्य तौर पर जैसे हमारी पार्टी में होता है कि जिलाध्यक्ष होता है, उसका किसी गुट से कोई संबंध नहीं होता, वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है जी, विपक्ष घेरने का प्रयास भी कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, अमित मामले में कैसे लगता है जी आपको? देखिए, मैं खुद परसों सदन के अंदर मैं मौजूद था परसों, और मैंने कुछ देर के लिए घंटा डेढ़ घंटे के लिए सदन की कार्रवाई देखी थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी वो किसी मुद्दे को उठाते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उसका सटीक उत्तर देते हैं और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और बल्कि सदन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। जिस समय 9 साल तक हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो सारा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अक्षित्रवाद सारा प्रदेश के लोगों ने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। और उसके बाद जो उनकी सत्ता की भूख थी, उसने हरियाणा प्रदेश को किस तरह से एक ऐसे वातावरण के अंदर धकेल दिया कि यहाँ पर एक जाति के आरक्षण के नाम के ऊपर जगह जगह प्रदेश की संपत्तियों को आग लगाई गई, जगह जगह आपसी भाईचारे में टकराव पैदा किया गया। और प्रकाश सिंह आयोग जो इस तमाम मामले की जांच के लिए बैठा था, मैंने तो एक दिन उनकी रिपोर्ट पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि उस समय किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ था। ये सारी दुनिया को पता है। हुड्डा के उस समय के बहुत ही निकट सहयोगी रहे वीरेंद्र सिंह जो बाड़ंद गांव के हैं, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई थी। उस समय हरियाणा प्रदेश में 20,000 करोड़ की संपत्ति को जलाया गया था। तो आप समझते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया प्रदेश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। आज विधानसभा में आवाज़ उठाता है भूपेंद्र हुड्डा कि हरियाणा सरकार ने काफ़ी लोन लिया हुआ है। अरे भाई, अगर आप 20,000 करोड़ का हरियाणा प्रदेश के अंदर ये नुकसान ना करवाते, मनोहर सरकार ने तो जो बेचारे पाकिस्तान से 2 कपड़ों में आए थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को खड़ा किया, अपने परिवारों के लिए घर बनाए, बच्चों को पढ़ाया, अपने रोज़गार खड़े किए और पुनः उनको फिर नंगे कर दिया गया, उनकी संपत्तियां जला दी गई। अब हरियाणा सरकार ने तो सबको मुआवजा देके बिना किसी निरीक्षण किए, अगर किसी का 10 लाख का भी नुकसान था और उसने कहा मेरा 12 लाख का, तो उसको 12 लाख दे दी हरियाणा सरकार ने और दोबारा उसको पांव पर खड़ा कर दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा जी, ये सब जो आज भी हरियाणा सरकार को अगर कर्जा लेना पड़ रहा है तो इसके उत्तरदायी आप ही हैं। आपने ही हरियाणा प्रदेश का इतना बड़ा नुकसान किया था। उन बातों को आप समझिए कि इसके इशारे के ऊपर हरियाणा में संपत्तियों को फूका गया था। तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। वो सिवाय फिर एक बार हो हल्ला करके वॉकआउट कर जाते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 1984 के दंगे को लेकर के सरकार ने घोषणा की है कि जो भी प्रभावित लोग थे उनको नौकरी नौकरियां में रखा जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा, मैं तो समझता हूँ ये बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। संवेदनहीनता की एक पराकाष्ठा थी। ठीक है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या करना कोई अच्छी बात नहीं, किसी की भी हत्या करना कोई अच्छी बात नहीं,
और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करना एक जघन्य अपराध है, और वो 2 लोगों ने उसको अंजाम दिया। वो दोनों सिख थे धर्म से, तो उसमें सारा सिख समाज दोषी नहीं है। दिल्ली के अंदर 4000 सिखों की नरशंस हत्याएं की गई, गले के अंदर जलते हुए टायर डाल के उनको मारा गया। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस विषय के अंदर कहा गया उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उनका उत्तर ये था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती ही है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के कितने लोग प्रोसिक्यूट हुए, न्यायालयों में मुकदमे चले, और आज बड़े बड़े नेता कुछ जेल के शिक्षों के पीछे हैं, उनको हमारी सरकार आने के बाद सजाएं मिली हैं। तो मैं समझता हूँ जो काम हरियाणा सरकार कर रही है ये बहुत समय पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन आज भी उन सिख भाइयों को, उनके परिवारों को जो न्याय देने का माननीय नायब सिंह सैनी सरकार ने जो काम किया है वो एक विस्मरणीय कदम है उनका, और वो ऐतिहासिक कदम है। ऐसा उनको बहुत पहले करना चाहिए था।